Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, today we are going to start our new chapter, class 10, chapter number 10, light reflection and refraction. तो start करते हैं. लाइट क्या है? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है. ये मैं चैप्टर आपको शॉर्ट में सारा चैप्टर अच्छे से समझा दूंगी. सिर्फ रह जाएंगे आपके इसके रे डायग्राम्स, तो वो आपको जब तक आप उसको मुझे बनाते हुए नहीं देखोगे हैंडमेड, तब तक आपको समझ नहीं आएगा. तो उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ठीक है. तो और बाकी चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे. तो लाइट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं. ये चीज़ तो पता है ना, हम क्लास 6 से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं लाइट के बारे में. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, दैट इज स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन. एंड लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लेकिन हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि लाइट जो है किस वेव में कैसे और ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में. मेन हमने इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक को कवर करना है. तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. When the light is allowed to fall on the highly polished surface such as mirror, most of the light get reflected. जब लाइट क्या होती है? फॉल होती है किसी पॉलिश्ड सरफेस पर, और उसके बाद मोस्टली सारी लाइट जो है बाउंस बैक हो जाती है, मीन्स रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है. तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक वॉल है, ठीक है. इस वॉल पे अगर कहीं से यहाँ से मान लो एक बल्ब है, यहाँ से लाइट आई, तो ये वॉल से जो है दूसरे पार तो नहीं जाएगी ना लाइट. वो क्या होगी? वो दूसरे साइड ना जा कर के क्या होगी? टकराकर इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी. तो इसे ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. समझ आ गई बात? अब देखो, इसका कुछ लॉ है. क्या लॉ है? देखो, पहले तो आप डायग्राम को समझो. डायग्राम समझ में आ गया? समझ लो, सब समझ में आ गया. सबसे पहले यहाँ पे मान लिया हमने कोई सरफेस है जहाँ पर लाइट को टकराना है और टकरा के वापस जाना है, ठीक है. अब यहाँ पर जो लाइट आ रही है, टकरा रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. जो टकरा कर वापस जा रही है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. समझ आ गई बात? और इनके बीच में हमने क्या बना दिया? एक 90 डिग्री में, मतलब कोई भी ये जो सरफेस है ना, इस पे आप कोई परपेंडिकुलर खींचोगे ना तो वो क्या होगा? नॉर्मल. तो ये क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है. तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको समझ आया. नेक्स्ट इसमें देखो, अब आगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब तो हमने देख लिया, ठीक है. तो इसमें जो है अब लॉ देखते हैं कि क्या लॉ है फॉलो करता है इस पे. तो फर्स्ट अच्छा, पहले तो इसमें पता होना चाहिए कि एंगल कौन सा है. और अब देखो, ये जो नॉर्मल हमने खींचा है ना और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम एंगल आई. इट मीन्स क्या हो गया है? इट मीन्स इसका मतलब हो गया है इंसिडेंस एंगल, ठीक है. लाइट टकरा रही है, वहाँ पर जो नॉर्मल है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया? एंगल आई. इट मीन्स इंसिडेंस एंगल. अब जो दूसरे साइड ये लाइट टकराई थी, टकरा कर वापस गई थी, उसके बाद ये जो नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आर. समझ आ गया? इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है. तो लॉ क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू द इक्वल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है. आपने इसको ऐसे लिखना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है. तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन. देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन. सारी एक सेम प्लेन पर होती है. मीन्स अगर एक कागज़ का टुकड़ा है, ये फॉर एग्जांपल ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है, ये कागज़ का टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है. ये
तो इसके जो सरफेस है ना, इसी सरफेस पर ही लाइट बन रही है, इसके ऊपर नहीं उठी हुई है, ऊंची नहीं उठी हुई है। समझ आ गई ना मेरी बात? जैसे कॉपी है ना, कॉपी के ऊपर पेज है ना, पेज के ऊपर जो सरफेस है वहीं पर बनी हुई है, कोई रे ऊपर नीचे नहीं है। समझ आ गई बात? इसका मतलब ये है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना टॉपिक अगर क्लियर हो गया तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है? देखो बच्चे, प्लेन मिरर जो होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वो क्या होता है? प्लेन मिरर। तो कुछ इस तरीके से देखो, मान लो ये प्लेन मिरर है और यहाँ पर अगर ये ऐसे ऐसे किया है ना, इसका मतलब ये क्या है? पॉलिश्ड है, इसको पॉलिश किया हुआ है। अगर एक साइड पॉलिश होगा तभी तो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, नहीं तो लाइट क्या होगी? दूसरे पार चली जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पॉलिश्ड है तो लाइट क्या होगी? टकराएगी और टकरा कर वापस चली जाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो यहाँ से अब लाइट आई और यहाँ टकराई और टकरा कर वापस चली गई। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है, अब देखो इसकी इमेज जो है ना वो कहाँ बनती है? वो दूसरे साइड बनती है। एक्चुअल में जितनी आप आगे खड़े होगे, ये चीज़ याद रखना, जितना आप आगे खड़े होगे उतनी इमेज आपकी मिरर में पीछे बनेगी। अगर आप मिरर के जो है 1 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो इमेज जो है पीछे 1 मीटर की दूरी पर बनेगी। जैसे जैसे आप पीछे जाते हो इमेज भी पीछे जाती जाती है ना, छोटी होती जाती है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर प्लेन मिरर में आप जो है 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, 2 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं तो आपकी इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी? तो टोटल कितनी बनेगी? अगर 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है तो टोटल कितनी इमेज बनेगी? 4 मीटर की डिस्टेंस में। समझ आ गई बात? इतनी क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो इसमें इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स इमेजनरी, जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं अपने दिमाग में, एक्चुअल में नहीं बनती है। ठीक है, इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे हम होते हैं वैसे ही सीधी दिखाई देती ना, आप उल्टे तो नहीं दिखाई देते हो, पैरों पर और सिर नीचे, है ना। द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। एक चीज़ है, इसकी इमेज हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। जैसे हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो मिरर की जो इमेज है वो हम किसी और चीज़ पे नहीं ले सकते ना, जो परछाई होती है, फोटो होती है, वो चीज़ हम नहीं कर सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड होती है। अगर आप जो है प्लेन मिरर के आगे, अपने मिरर के आगे खड़े होगे तो लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड राइट दिखना और राइट साइड लेफ्ट दिखाई देना। ठीक है, और द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी ही इमेज की भी साइज होगी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लेन मिरर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, द इमेज फॉर्म्ड इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अभी मैंने बताया कि जितना मिरर के सामने, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया अब हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है? तो मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्पेशली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस या तो अंदर से हो या बाहर से हो और उसकी शेप क्या हो? स्फेयर शेप हो, तो उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर आप ये मत समझ लेना गोल है। स्फेरिकल मिरर मीन्स जैसे कि बॉल टाइप का होता है ना, वो उस टाइप का समझ लो। ठीक है, मीन्स आपका मिरर कैसा होगा? सिर्फ एक सर्कल नहीं होगा। ठीक है, आपका सर्कल नहीं होगा मिरर। समझ आ गई ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं स्पून का। अब स्पून में आपने फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या हो गया? स्पून। ये इस तरीके से आपका स्पून हो गया। ठीक है, अब स्पून में आप क्या देखते हो? एक तो साइड ये जो है थोड़ा सा स्पून दोबारा बनाते हैं। स्पून कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम। ये अब स्पून में देखो, एक तो ये हो गया गहरी साइड और एक हो गई ये उभरी साइड। ठीक है, तो इसी से हमने देखना है कि कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है। जब रिफ्लेक्शन आपका, जब रिफ्लेक्टिंग साइड जो है अंदर की साइड हो, जब रिफ्लेक्टिंग साइड जो है अंदर की साइड हो, मीन्स आप यहाँ से अपना चेहरा देख रहे हो सामने से, तो वो कनकेव मिरर होगा। और आप पीछे से अपना चेहरा देख रहे हो तो वो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। बस ये याद रखना। स्पून में अगर आप यहाँ से अपना फेस देख रहे हो तो वो क्या होगा? कनकेव मिरर, और पीछे से देख रहे हो तो वो क्या होगा? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है कि
इफ़ इट्स कर्व इनवर्ड, जो अभी मैं समझा चुकी हूँ, इनवर्ड अगर कर्व है तो वो क्या होगा, कनकेव मिरर। और ये है, इसका मतलब पीछे की साइड पॉलिश्ड है, मीन्स उस साइड लाइट नहीं तक रिफ्लेक्ट होती है, लाइट यहीं जाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। अब अगर रिफ्लेक्टिंग साइड क्या है, आउटवर्ड है, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है ना, यहाँ से लाइट टकरा रही है और टकरा के जा रही है, तो वो कन्वेक्स होगा और ये क्या होगा, कनकेव। क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आ गया। अब कनकेव को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मीन्स जो लाइट टकराती है ना, टकराती है जो भी लाइट, वो आकर के एक ही पॉइंट पे दोबारा से मिल जाती है, उसे बोलते हैं कन्वर्जिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो लाइट टकराएगी ना, वो क्या होती है, जाती है यहाँ वहाँ फैल जाती है, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, सब आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब रे डायग्राम बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। कुछ हम बेसिक टर्म देखेंगे रिलेटेड स्फेरिकल मिरर के। स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट स्फेरिकल मिरर अगर हम देखते हैं तो ये कौन सा स्फेरिकल मिरर हो गया, यहाँ से ये क्या है, यहाँ से पॉलिश्ड है और यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कनकेव मिरर। ठीक है, तो कनकेव मिरर में सबसे पहले यहाँ का जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। ठीक है, उसके बाद जो ये सीधी लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद यहाँ पर सेंटर पॉइंट में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को, मीन्स अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को हाफ कर देना तो वो क्या होगा, फोकस, और उसकी डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। समझ आ गई बात। सेम ऐसे ही क्या होगा कन्वेक्स में, कन्वेक्स में क्या होगा, यहाँ से होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ से आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी लाइट। अब लेकिन इसका क्या होगा, पोल इस साइड होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, ये इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी डिस्टेंस को फोकल लेंथ, और ये फोकस। समझ आ गई बात। देखो जहाँ पर ये चीज़ ना हो, ये चीज़ ना हो, वहाँ पर क्या होगा, आपका ये सारी प्रोसेस होगी। समझ आ गई मेरी बात, दोनों चीज़ में क्लियर हो गई। याद रखना कि कनकेव में ऐसा फिगर बना के इस साइड को सारा कुछ होगा, कन्वेक्स में ऐसा फिगर बना के और इस साइड को सारा जो टर्म्स है वो होंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस लाइन ज्वाइन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ज्वाइन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ज्वाइन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आ गई मेरी बात। चलो नेक्स्ट, पोल द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पोल। और इससे जो बीच का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उसको अपर्चर भी बोलते हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि ये है आपका, तो इसमें ये जो है ना आपका, ये इस तरीके से है, इस तरीके से पूरा मिला हुआ है। ठीक है, अब ये तो मैंने छोटा गोला बनाया है, अगर ये आपका गोला बनेगा तो पूरा ऐसे बड़ा सा बनेगा। ठीक है, तो ये जो बीच का पॉइंट है ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ आ गई मेरी बात। और उसका जो सेंटर पॉइंट है, उसका ये जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पर, ये क्या है, पोल। समझ आई बात, कोई बात नहीं, आ जाएगी समझ में। ठीक है, अपर्चर द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो विड्थ होती है, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है ना, इसकी जो मोटाई होगी वो क्या होगा, अपर्चर। ठीक है, बस डेफिनेशन आती है एग्जाम में, तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताया, सेपरेट बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर जो पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकस पॉइंट, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल लाइन मीट। देखो क्या होता है फोकस पॉइंट, ऑल पैरेलल लाइन मीट, ये हमारा हो गया मिरर। अब ये जब लाइट टकरा रही है ना, टकराने के बाद क्या होती है, यहीं आके एक पॉइंट पर मिल जाती है, तो जिस पॉइंट पर मिल रही है ना उसको क्या बोलेंगे, फोकस। समझ आ गई बात। ठीक है, फोकल लेंथ जो हमारे डिस्टेंस है, कहाँ पर फोकल लेंथ, अभी बताया मैंने, ये है फोकल लेंथ। पोल और अगर हम जहाँ पर फोकस वाला पॉइंट बन रहा है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे,
फोकल लेंथ। ठीक है, अब रिलेशन अगर हम लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले, मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करोगे तो क्या बनेगा, फोकल लेंथ। ठीक है, अब है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इसके लिए आपको कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, अगर ये टर्म्स पता होंगे ना तो ही आप इसका रे डायग्राम बना सकते हो। तो फर्स्ट देखो, इसका हम देखते हैं कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर में ये रूल अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले ये मिरर हो गया आपका, ये हो गया, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपने लर्न कर लेना है, उसके बाद आपने रे डायग्राम बनाना है। अब इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके साथ में अगर सीधी कोई पैरेलल लाइट आती है तो क्या होती है, फोकस पर बेंड हो जाती है। ठीक है, और अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो वो क्या होती है, पैरेलल चली जाती है। समझ आई बात। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर कोई इस तरीके से टेढ़ी आ रही है तो यहाँ पर ऐसे पैरेलल चली जाएगी, किसमें, कन्वेक्स में। ठीक है, कन्वेक्स को भी मत देखो आप, कनकेव को देखो, सिर्फ कनकेव करेंगे। ठीक है, कनकेव में ये दो याद हुआ आपको कि पैरेलल आ रही थी, फोकस पर बेंड हो गई, फोकस से आ रही थी तो क्या हो गई, पैरेलल चली गई। दो हो गया आपका कनकेव का। अगला कनकेव का है आपका यहाँ पर, कैसा होगा ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये तो कनकेव के 3 रूल हो गए ना, एक पैरेलल गई थी और क्या हो गई थी, वो ऐसे बैंड हो गई थी। ठीक है, दूसरी क्या होती, अगर वो बैंड होके आई थी तो कैसी हो गई थी, पैरेलल चली गई थी, बैंड होके आई थी तो पैरेलल चली गई थी। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ये तो क्या हो गया कनकेव का। अब कन्वेक्स का देखो क्या होगा, पैरेलल आएगी तो बैंड तो हो जाएगी, बट फोकस कहाँ होगा इसका, दूसरे साइड। इसमें फोकस इसी साइड को था ना। ठीक है, अब दूसरा पैरेलल आई थी तो बैंड हुई थी और फोकस उसका दूसरे साइड था। अब यहाँ पर आपका क्या है, अगर कन्वेक्स में ये जो इस तरीके से टेढ़ी आ रही है, अगर टेढ़ी आएगी और वो कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही क्या होगी, वापस चली जाएगी। मीन्स ये रूल सब में फॉलो होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। ठीक है, एक रूल आपका क्या बचा हुआ है कि अगर लाइट जो है पैरेलल आ रही है और बैंड हो गई तो दूसरे साइड क्या हो रही है, फोकस पर मिल रही है। ठीक है, जो पैरेलल आएगी वो भी क्या होगी, फोकस पे मिलेगी, जो टेढ़ी आएगी वो भी आके क्या होगी, एक्चुअल में तो वो बैंड हो जाती है, लेकिन वो कहाँ इसका फोकस होगा, दूसरे साइड होगा। समझ आया। ये 3 रूल आपके एनसीईआरटी बुक में दिए, ये रूल अच्छे से कर लो बस। ठीक है, 2 ये हो गए कनकेव के, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वापस चली जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो अब इसके बाद है आपका रे डायग्राम, और रे डायग्राम जो है आपको समझ आएगा जब मैं आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी। तो रे डायग्राम में आपको नेक्स्ट क्लिप में समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए व्यूवर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।